नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं साप्ताहिकी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें बेहद ही कम समय में हम आपको देते हैं हमारे हफ्ते भर की हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए मेरे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने इस हफ्ते इकट्ठी की हैं आपके लिए कौन कौन सी जानकारियाँ। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपको खेती से जुड़ी जानकारी। साथ ही इस बार उन्होंने बताया कि बरसीम की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, बरसीम एक पशु चारा है और इसकी खेती के लिए क्या क्या विशेष बातें होती हैं, इसी को जानने के लिए देखते हैं अपना कार्यक्रम बातें खेती की। हमारे भारतवर्ष में इसकी खेती क्यों की जाती है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसकी खेती किन किन विशेष राज्यों में की जाती है। देखिए, बरसीम जो है ये जानवरों के चारा, जैसे ज्वार है, लूसर्न है, रिचका है, नेपियर घास है, ये सब जानवरों के चारे में आती हैं। बिल्कुल। इनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक जो है वो है बरसीम। बरसीम, जी। और बरसीम खासकर दुधारू जानवर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि जो दुधारू जानवर हैं जिनको बरसीम दी जाती है उनका दूध बढ़ जाता है। जी। साथ ही साथ जो हम जानवर को दाना देते हैं अलग से, वो दाने की मात्रा भी, बरसीम इतनी पौष्टिक होती है कि उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये बहुत ही जानवरों के लिए विशेषकर जो है ये बहुत ही अच्छा भोजन उपयोगी है, मतलब। हाँ, बहुत ही उपयोगी है। अब बात आती है जो आपने पूछा, तो ये वैसे तो बरसीम संपूर्ण भारतवर्ष में ये उगाई जाती है, क्योंकि सभी जानवर पालते हैं, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें जो है सबसे ज़्यादा अधिक बरसीम की खेती की जाती है। जी। और शुक्ला जी, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि इसकी खेती करते वक्त किस जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब जलवायु कैसी होनी चाहिए। देखिए, बरसीम के लिए गर्मी बिल्कुल की आवश्यकता नहीं है, बर्दाश्त नहीं, गर्मी नहीं बर्दाश्त करती है बरसीम। तो ये शीत के मौसम की फसल है, और जो हमारे यहाँ रबी की फसल होती है उस रबी की फसल के साथ ये बोई जाती है। बिल्कुल। और विशेषकर जो है उत्तरी और पूर्वी जो हमारे मैदानी भाग हैं, इनमें धान और मक्का के बाद इसको हम लगाते हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि शीतकालीन मौसम की ये फसल है। और शुक्ला जी, अगर इसमें बात की जाए भूमि की, तो कैसी भूमि की आवश्यकता होती है। देखिए, इसके लिए दोमट या भारी दोमट भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि ऐसी भूमि जहाँ पर पानी भरता हो, पानी का भराव होता हो, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। साथ ही आप मुझे ये बता दीजिए कि बुआई का समय क्या होता है। देखिए, इसको बोने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जितना ही हम देर में बोएंगे उतनी हमको उपज कम मिलेगी, उतनी उसकी कटाई भी हमारी कम होंगी। जो कटाई का अंतराल है, क्योंकि इसमें कई कटाइयाँ होती हैं, तो उसका अंतराल भी हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसी दशा में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसको हर हालत में बो देना चाहिए। जी। तो सर, ये तो हुई बुआई के समय की बात, और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि इसमें उर्वरक कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, बरसीम के लिए 20 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो फास्फेट। तो जहाँ पर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का मतलब यूरिया से नहीं है। अच्छा। नाइट्रोजन का मतलब ये है कि अगर यूरिया में हम 2.2 से गुणा कर दें तो जितनी मात्रा आएगी, यानी हम अगर ये कहते हैं कि 20 किलो नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता है तो हमारी 44 किलो यूरिया हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम फास्फेट की 80 किलो फास्फेट की बात करते हैं तो अगर हमने सिंगल सुपर फास्फेट लिया है तो उसमें 16% होता है, और अगर हमने डबल सुपर फास्फेट लिया है तो उसमें 32% होता है। तो उसी हिसाब से हमको फास्फेट की भी मात्रा निकाल लेनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम ये कहें कि 20 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो फास्फेट है तो हमको
फर्टिलाइजर काइंड में नहीं समझना चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स काइंड में हमने बताया है। और दोस्तों, बरसीम की खेती के बाद अब बारी आती है सलाइन मिट्टी की। तो आइए जानते हैं कि सलाइन मिट्टी से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और देखते हैं अपना कार्यक्रम बातें खेती की। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आज मैं जिस पर आपसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ वो है सलाइन मिट्टी। सलाइन मिट्टी एक ऐसी सॉइल है जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सलाइन मिट्टी क्या है। देखिए, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको सैलान के बारे में बताना चाहता हूँ जी। देखिए, जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो पीएच मान हमारा नापते हैं जी। और उसके हिसाब से मिट्टी को 3 भागों में बांट लेते हैं जी। अगर हमारा पीएच 7 से कम है तो हम कहते हैं अम्लीय मिट्टी है। अगर पीएच 7 है तो कहते हैं हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया है, बहुत ही खेती के लिए उपयुक्त है। जी। और जब 7 से ऊपर पीएच चला जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। बिल्कुल। तो अब जो क्षारीय मिट्टियां होती हैं उनमें भी ये 3 प्रकार की क्षारीय मिट्टी होती है। तो पहली होती है सैलाइन, दूसरी होती है एल्कलाइन जी। और तीसरी होती है ब्लैक एल्कलाइन यानी ब्लैक एल्कली। अब इनको में से जो हम जब सैलाइन की बात करते हैं जी। तो सैलाइन को साधारण भाषा में कहते हैं रेह वाली मिट्टी। बिल्कुल। और गांव में इसको रेह को कोई रेहुआ कहता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से, और पहले अब से 20 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है कि धोबी लोग जो है मिट्टी के ऊपर से ये सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है रेहू, इसको ले आते थे और कपड़ा धोने की जो भट्टी लगाते थे उसमें साबुन की जगह पे इसको लगा करके और उसके बाद कपड़े धोया करते थे। बिल्कुल। तो ये रेह वाली जो मिट्टी होती है इसको सैलाइन सॉइल कहते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी ढेरों बातें। साथ ही इस बार हमने आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक द्वारा किसानों को एक तरह से गोद लिया जाएगा, जिससे किसान खेती के लिए उर्वरक, बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकेंगे। इससे किसानों को मदद मिलती है और समय पर खेती के लिए आसानी से ऋण भी मिल सकता है। और इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जिसे आसानी से बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से और देखते हैं अपना कार्यक्रम बात पते की। तो आइए जानते हैं क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं अशोक बी शर्मा जी। अशोक बी शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक बी शर्मा जी, आज हमने जो चर्चा का विषय रखा है वो रखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आपसे जानना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था और किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये पुरानी योजना है जी। ये इसका शुरुआत हुई थी 1989 में जी। जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहा जी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। तो ये सोचा गया था ये साहूकारों के कब्जे से किसानों को कैसे मुक्त किया जाए जी। और बैंक से जुड़ा जाए। जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC जो है ये एक सरल उपाय है जिसके तहत आपने जो बताए दैट बीज, उर्वरक और कीटनाशक जी। और इसके साथ भी पशुपालन और मत्स्य पालन का भी है व्यवस्था है। बिल्कुल। तो इससे किसान लोन ले सकते हैं और ये तरीका सरल है। अशोक बी शर्मा जी, जो ये योजना है ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। आपसे जानना चाहूँगी किसानों को और किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं इस योजना के तहत?
सबसे पहले ये तनाव रहित योजना है। जी। प्रक्रिया बहुत सरल है। सालाना जो है लिमिट जो है, आप एक लिमिट फिक्स किया गया है जो कितना ऋण ले सकते हैं। 50,000 ले सकते हैं वो, लेकिन बैंकों की मर्जी है। मैंने आपको बताया जो असेसमेंट होता है पहले साल में, जो पहली बार जो किसान जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो उसका ब्यौरा होते ही है, देना पड़ता है। कई ब्यौरा देना पड़ता है, किस जमीन पर उसने खेती करेंगे, उसका कितना ये है, क्या क्या लगेंगे, उपकरण क्या क्या होगा आपका, खाद का, कीटनाशक का, और आपके और व्यवस्थाओं का। और इसमें मैं आपको बताया जो पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है इसमें। जी, यानी कि इसमें कुछ इस तरह की भी रणनीति बनाई गई है क्या कि किसान के पास कितनी ज़मीन है उसको उसी ज़मीन के हिसाब से लोन मिलेगा? मैंने आपको बताया जो ये बैंक असेसमेंट करेंगी, किसान के पास ज़मीन होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे किसान हैं जो कि वो दूसरे के ज़मीन पर खेती करते हैं। बिल्कुल। तो उसका ब्यौरा देना पड़ेगा बिल्कुल बैंक को। जी, उसके बाद ही बैंक तय करेगी कि आपकी भूमि के हिसाब से आपको कितना लोन। तो इसलिए सरल है जी। जे किसान के नाम पर जमीन होना कोई जरूरी नहीं है जी। अब समझिए ये बात, जो योजना है ये सरल इसलिए है, बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो लोन ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सरकार तो साल दर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है, लेकिन क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा सभी किसानों को नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता जी। पंजाब हरियाणा में जहाँ पर एफसीआई का प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ किसानों को फायदा मिलती है जी, लेकिन देश भर में किसानों को उतनी फायदा नहीं मिलती है जी। तो इसीलिए सरकार को चाहिए जे एफसीआई के तरफ से प्रोक्योरमेंट सेंटर हर एक स्टेट में करे, हर एक क्लस्टर ऑफ विलेज में ग्रेन बैंक बसाए और ग्रेन बैंक में प्रोक्योरमेंट हो जी, किसानों से वो प्रोक्योर करे जी, और वहाँ जमा रखे, स्टोरेज करे और वितरण वहीं से करे, तो ये सुविधा हो जाएगी। एफसीआई का खर्चा में कटौती होगी बिल्कुल, और किसानों को भी फायदा होगी, समर्थन मूल्य उसको मिल जाएंगी जी, तो उसका आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी जी। तो दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके मुनाफे से जुड़ी, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे अपने कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके मुनाफे से जुड़ी बात। साथ ही इस बार हमने आपको बताया कि चीनी वर्ष 2015-16 में भले ही उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 23 लाख टन कम होने का अनुमान है, लेकिन अब तक देश भर में जिस रफ्तार से चीनी का उत्पादन हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि उत्पादन अनुमान से ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही इंडिया का अंगूर निर्यात इस साल कुछ जल्द ही शुरू हो गया है। बेमौसम बारिश और तूफान न आने के चलते ऐसा हो पाया है। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखते हैं अपना कार्यक्रम खबर मुनाफे की। देश की चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए चीनी वर्ष 2015-16 में जनवरी अंत तक 142.53 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। पिछले साल इस दौरान चीनी का उत्पादन 136.30 लाख टन दर्ज किया गया था, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल चीनी का उत्पादन 6.23 लाख टन आगे चल रहा है। हालांकि चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ कई राज्यों में चीनी मिलों ने पेराई का काम समेटना शुरू कर दिया है। इस्मा के मुताबिक सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 13 चीनी मिलों और दूसरे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 1 चीनी मिल ने पेराई का काम समेट दिया है। महाराष्ट्र में इस सीजन में 117 मिलों ने पेराई का काम शुरू किया था, जिनमें से 13 मिलों ने काम बंद भी कर दिया है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक 54.42 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। पिछले साल इस दौरान
महाराष्ट्र में 54.37 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश में सीजन में 117 मिलों ने काम शुरू किया था, जिसमें से एक मिल बंद हो चुकी है और अब 116 मिलों में पेराई का काम चल रहा है। राज्य में 31 जनवरी तक चीनी का उत्पादन 36.15 लाख टन दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान उत्तर प्रदेश में 33.75 लाख टन चीनी का उत्पादन हो पाया था। चीनी के तीसरे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक में 64 मिलों में पेराई शुरू हुई थी और उनमें से एक मिल बंद हो चुकी है। राज्य में 31 जनवरी तक 26.89 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 23.13 लाख टन का उत्पादन हो पाया था। इन राज्यों के अलावा 31 जनवरी तक गुजरात में 6.90 लाख टन, तमिलनाडु में 2.30 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 4.26 लाख टन, बिहार में 3.05 लाख टन, उत्तराखंड में 1.43 लाख टन, पंजाब में 2.60 लाख टन, हरियाणा में 2.40 लाख टन और मध्य प्रदेश में 1.90 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस साल देश भर में चीनी का उत्पादन करीब 23 लाख टन घटकर 260 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। आपसे चर्चा करना चाहेंगे चीनी के विषय पर और जानना चाहेंगे कि इस्मा के मुताबिक अब तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा था वो यही लगाया जा रहा था कि जो चीनी का उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम होने का अनुमान है। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े जारी कर कहा गया है कि उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि नया चीनी वर्ष 2015 और 16 चीनी यानी कि शुगर के लिए कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस साल जो उत्पादन हुआ है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा के जो मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए चीनी वर्ष 2015-16 में जनवरी अंत तक तकरीबन 142.53 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि ठीक पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो यही जो उत्पादन है वो तकरीबन 136.30 लाख टन दर्ज किया गया था। तो यानी कि हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो चीनी का जो उत्पादन है वो 6.23 लाख टन आगे चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से चीनी का जो उत्पादन है उसमें जैसे जैसे बढ़ोतरी आ रही है वैसे वैसे जो देश के जो राज्य हैं वहाँ की जो चीनी मिलें हैं वहाँ पर पेराई का काम जो है समेटना शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ पर तकरीबन 13 चीनी मिलों ने और तकरीबन दूसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, दोनों ही राज्यों में तकरीबन एक चीनी मिल ने पेराई का काम समेट दिया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल वेद जी, जिस तरह से हमने देखा था कि शुगर बाजार के हाल पिछले साल कुछ ठीक नहीं रहे थे, जिसके चलते सरकार ने भी किसानों को प्रोत्साहन देते हुए कहा था कि इस साल जो गन्ने की खेती है उसमें थोड़ा सा कम रुचि दिखाओ और गन्ने की खेती से किसी अदर खेती में शिफ्ट करो। और कहीं ना कहीं वो अदर जो खेती थी वो कपास की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि इस साल कपास का उत्पादन कम हो रहा है और साथ ही साथ जिसमें सरकार की लाख कोशिश थी कि गन्ने का उत्पादन कम हो, जिस वजह से चीनी का उत्पादन कम होगा, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से बम्पर उत्पादन ने चीनी मिलों के लिए मुसीबतें बढ़ाई थी, अब क्या लगता है इस साल भी कुछ उसी तरह का नजरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि लाख कोशिशों के बाद भी इस साल उत्पादन में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या इसकी वजह से एक बार फिर से चीनी मिलें संकट का सामना कर सकती हैं? जैसा कि अगर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बताया गया था कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो पहले घटकर होने का अनुमान लगाया था, तकरीबन जो अनुमान था वो 23 लाख टन घटकर होने का अनुमान था। लेकिन जिस तरीके से अभी पेराई के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेराई के जो आंकड़े आते जा रहे हैं उसमें चीनी का जो उत्पादन है वो तकरीबन 6.23 लाख टन आगे चल रहा है। यानी कि चीनी का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले अभी भी लगभग उसमें 6.23 लाख टन की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीनी की जो कीमतें हैं अभी जो हम देखा कि पिछले 3 से 4 महीनों में जो चीनी की कीमतें हैं वो उसमें कुछ उछाल देखने को आया है। यहाँ पर जो पेराई के आंकड़े आए हैं, पेराई के आंकड़े आने के बाद थोड़ा सा भाव में नरमी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम पूरे देश की बात करें, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से
पिछले साल जो हालात थे, जो चीनी काफ़ी ज़्यादा चीनी जो थी वो डिसॉल्व करनी पड़ी थी, चीनी को गलाना पड़ा था सरकार ने, जिस तरीके से चीनी की जो अधिकता थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस साल सरकार ने एक उपयुक्त जो प्रबंध हैं वो चीनी के निर्यात के लिए किए हुए हैं। बिल्कुल। और हालांकि उत्पादन थोड़ा सा बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा निकट समय में चीनी की जो कीमतें हैं उसमें थोड़ा सा नरमी के आसार देखने को मिल सकते हैं प्राई के आंकड़े आने के बाद। तो दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे पूछे अपना सवाल और नजर डालेंगे हमारी डायरी पर। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। आप बात करेंगे अपने बेहद खास कार्यक्रम पूछे अपना सवाल की, जिसमें हमारे किसान दोस्त पूछते हैं अपना सवाल और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं उसके सवालों का जवाब। तो आइए देखते हैं पूछे अपना सवाल। तो चलिए कॉल लगाते हैं अपने पहले कॉलर को और बात करते हैं उमेश कुमार जी से। ये अनार की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर, हमने अनार का पौधा लगाए हैं जी। तो उसका जो कटिंग करने का विधि अब मेरे को समझ में नहीं आता है। देखिए, इस समय अब कटिंग का समय नहीं है। हाँ, कटिंग जो है, ये बताइए पहले पौधा कितने वर्ष के हो चुके हैं? पौधे को अभी उसका हाइट हुआ है 4 फीट हुआ है। 4 फीट नहीं, 4 फीट नहीं हुआ। कितना समय हो गया लगाए हुए? अभी तो 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए हैं। तो देखिए, नीचे से अगर कोई किल्ला निकल रहा है हाँ, तो उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा। और अभी उसकी कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, उसमें कटिंग करने से फायदा क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जब हम नीचे से किल्ला निकाल देते हैं हाँ, तो हमारे पौधे की बढ़वार बहुत सही होती है। कॉल करते हैं अपने अगले कॉलर को। बात करते हैं जीएल वर्मा जी से और पूछते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, जीएल वर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ मैडम, वर्मा जी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं सोनल बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी जी, आपका कोई खेती बाड़ी से जुड़ा कोई प्रश्न है सर? जी, हाँ, आपके जो सवाल पंपकिन- का जवाब हाँ। देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। आप पूछ हाँ जी। सकते हैं अपना सवाल। मुझे पंपकिन के बारे में, पंपकिन जो है ना, हाँ उसकी खेती करना है। जी। हाँ, तो उसके लिए मुझे खाद कितना डालना है और कितनी दूरी पर लगाना है, बस इतना पूछना है। देखिए, एक तो बरसात में पम्पकिन होती है और एक जायद की फसल में जो अब आप लगाएंगे। जी दोनों ही में सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि जब भी आप पम्पकिन लगाएं जी तो जाल जरूर बनाएं। जमीन पर नहीं इसको फैलाना है। जो बेल है जी उसको आप जाल पे डालेंगे। दूसरे ये है कि आप पर हेक्टर के हिसाब से हाँ 50 किलो नाइट्रोजन, हाँ 80 किलो फास्फेट जी और 40 किलो पोटास, पोटास। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और खेत की तैयारी करते समय 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टर हाँ गोबर की खाद सड़ी हुई या कंपोस्ट या FYM इसको जी। जरूर डालें। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। हमारे पास अभी एक व्हाट्सएप आया इजराइल से, जिनका खेत यहाँ गुजरात में है और वो सफ़ेद तिल की खेती करना चाहते हैं और उनका नाम हरदास जी है। और वो चाहते हैं कि सफ़ेद तिल की खेती किस तरीके से तैयार की जाए, उसके क्या बीज उपचार क्या होगा वो जानना चाहते हैं। और उनके जो pH वैल्यू है उनके खेत की वो 8.18 है और वो चाहते हैं कि क्या सावधानियां इसके लिए वो ले सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी वो चाहते हैं, तो हमें बताइए इस बारे में कुछ। देखिए, सबसे पहले तो जो pH वैल्यू आपकी है वो क्षारीयता की तरफ को बढ़ रही है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि जब आप खेत की तैयारी करें तो खेत की तैयारी करते समय एक रसायन आता है जिप्सम। जी, तो जिप्सम का आप जो है 200
क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से जी खेत में पहले डालें और डालने के बाद सिंचाई कर दें, जी तो आपकी जो पीएच है वो साधारण रूप में आ जाएगी, 7 पीएच के आसपास आ जाएगी। तो दोस्तों अब नज़र हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं कि किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। दिल्ली पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं वार्षिक आम बैठक हुई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न राज्यों के कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यिकी विभाग के मंत्री एवं सोसाइटी के सदस्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी के सदस्य, डेयर के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर अय्यप्पन, डेयर के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार SK सिंह, डेयर के अपर सचिव एवं ICAR के सचिव C राउल, परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्यों की कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलने पर प्रदेश के किसानों के लिए किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं विकास मंत्री बिसेन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री गोपाल भार्गव और अंतर सिंह आर्य भी मौजूद थे। समारोह में प्रदेश के उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राज्य में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मान स्वरूप किसानों को 50,000 रुपए की राशि दी गई। आज हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी को बचाने और इसे लाभप्रद बनाने के पुख्ता प्रयास नहीं कर रहे हैं। कृषि को लाभकारी बनाया जाना बेहद जरूरी है। किसान जो फसल जमीन पर लगाता है, उसको उगाने में उसकी देखरेख में खर्च कम हो और किसान को पर्याप्त लाभ हो, ऐसा नहीं होता दिख रहा। और ना ही ऐसी सोच विकसित की जा रही है कि किसी भी कीमत पर कृषि का विकास करना है और कृषकों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए हमें कई स्तर पर प्रयास करना होगा। सोयल फर्टिलिटी बताने के चैलेंजेज हैं, उसके साथ साथ मार्केट के चैलेंजेज हैं, जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां हैं, सस्ती पूंजी किसानों को चाहिए, ये विषय है। आने वाले समय में अवसर भी मुझे लगता है कि हम दिल्ली के बाज़ार के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ा बाज़ार है। हम हॉर्टिकल्चर पर शिफ्ट हो सकते हैं, हम डेयरी डेवलपमेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। हम एक बहुत बड़ी मंडी अपने यहाँ भी खड़ी कर रहे हैं गन्नौर में, तो उस नाते से बहुत तेज़ी के साथ जो है हरियाणा कृषि में आगे बढ़ सकता है। हरियाणा के साथ साथ देश की शान कहे जाने वाला सूरजकुंड मेला इस बार कई मायनों में खास है। इस बार ये मेला पहले के मुकाबले काफी हाईटेक आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिकतम सूचना तकनीक के माध्यम से मेले को हस्तशिल्प और पर्यटकों के लिए काफी आसान और बेहतर बनाया गया है। फरीदाबाद में 1 फरवरी से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेला 15 फरवरी तक चलेगा। सूरजकुंड मेले में स्क्रीन डिस्प्ले सुविधा भी लगाई गई है, जहां लोग लाइव शो देख सकते हैं। मेले में जापान और चाइना समेत कुल 23 देशों के हस्तशिल्पी और कलाकार अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए एक विशेष जॉब पोर्टल को दिल्ली में शुरू किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय जॉब पोर्टल के जरिए अलग तरह से सक्षम लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस जॉब पोर्टल के जरिए स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार ने अलग तरह से सक्षम लोगों के कौशल प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है और अगले 3 सालों में 5 लाख लोगों को कुशल बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे अपने कार्यक्रम सफल किसान की, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से जिसने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की हो। साथ ही इस बार हमने आपको मिलवाया मलूक सिंह से,
जिनके कंधे पर अपने परिवार के 5 सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। और मलूक सिंह ने साथ ही सब्जियों की खेती की और उसमें तरक्की पाई। तो आइए देखते हैं, मिलते हैं मलूक सिंह जी से। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। प्राकृतिक तौर पर खेती के लिए बेहद उपयुक्त हापुड़ जिले में छोटा सा गांव है रसूलपुर। इस गांव की आबादी करीब 600 है। अधिकतर परिवार खेती और छोटे मोटे कामकाज के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी गांव में एक 5 सदस्यों का परिवार मलूक सिंह का है, जिनके कंधों पर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। मलूक सिंह अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, साथ ही कोई और आय का जरिया नहीं होने की वजह से परेशान रहते थे। बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई मुश्किल से ही हो पाती थी। ऐसे में खेती ही एकमात्र सहारा था, जिसमें भी मुश्किल से ही गुजारा चल पा रहा था। एक तो खेती का पारंपरिक तरीका और उस पर से कभी कभी मौसम की मार, इससे लगातार जूझते रहते थे, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा, जो साल दर साल बद से बदतर होती गई। मैं जब बचपन में छोटा था तो मैंने अपने फादर को नहीं देखा था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, हमने अपने फादर को देखा नहीं था। हम 2 ही बच्चे थे, एक मैं था, एक मेरी बहन थी। हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। तो माताजी जो है, जब कोई करने वाला नहीं था खेती में, तो माताजी अपने थोड़ी बहुत इतना काम कर लेती थी जिससे हमारे खाने का गुजारा बामुश्किल होता था, क्योंकि हालत अच्छी नहीं थी। जो लेबर को रखें काम करने के लिए, उनको लिए पैसा नहीं था। और जब खेती ऐसी पड़ी रहती थी, चौपट्टी पड़ी रहती थी, करने वाला कोई नहीं था। मज़दूर कोई इसलिए नहीं आते थे हमारे पास, अगर इनके पास पैसा नहीं है, हमारी मजदूरी देंगे या नहीं देंगे। तो हमारी माताजी बहुत ज़्यादा मेहनत करके 1-2 खेतों में हमारी गुजर बसर के लिए अपना खाने पीने का गुजारा पैदा कर लेती थी। मलूक सिंह के पास घर के नाम पर मिट्टी की 4 दीवारी से बना एक ढांचा था, जिसमें एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था। जब गुजर बसर मुश्किल से हो रही हो, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसे सोचें? ऐसा नहीं कि मलूक सिंह के पास खेती योग्य जमीन कम थी, 150 बीघे का रकबा कम नहीं होता, लेकिन लाख कोशिशों और मेहनत के बावजूद आर्थिक स्थिति खराब ही रही। तंगहाली से गुजरते मलूक सिंह के लिए संपन्नता और खुशहाली सपने जैसा था। लंबे समय तक बुरे दौर से गुजरते हुए मलूक सिंह ने अपने खेती के तौर तरीकों का आकलन किया। वे पारंपरिक तरीके से खेती करते और आसपास के किसानों की तरह ही धान, गेहूं और गन्ने की खेती करते, जिसमें बुआई से कटाई तक लंबा समय लग जाता। साथ ही मौसम का दबाव लगातार बना रहता था और फसल की कटाई के बाद भी उसकी सही कीमत नहीं मिलती थी। फसल बिकने के बाद व्यापारी काफी समय बाद भुगतान करते। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान मलूक सिंह और उनका परिवार तंगहाली का शिकार रहता। तो जब हम थोड़े थोड़े और बड़े हुए, हमने अपनी माताजी को बहुत अधिक परिश्रम करते देखा। रात को भी खेतों में पानी बलाते देखा, दिन में बहुत ज़्यादा फावड़ा चलाते देखा। तो इनकी इतनी बुरी हालत को देखते हुए मन में यही हमने ठाना, अगर वो अपनी माताजी का साथ देंगे और मिलकर हम अपनी खेती की अच्छी खेती करने की शुरुआत करेंगे। मलूक सिंह को समझ में आ गया कि हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और देश की राजधानी यहाँ से महज घंटे भर की दूरी पर है। दिल्ली में ताजी हरी सब्जियों की मांग बड़े पैमाने पर है। ऐसे में मलूक सिंह को सब्जियों की खेती में संभावना दिखी और बाजार के तौर पर दिल्ली सबसे सुरक्षित जगह। फिर क्या था, मलूक सिंह ने बिना देरी किए व्यावसायिक तौर से सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया। मलूक सिंह लंबे समय से पारंपरिक तौर तरीके से खेती करते चले आ रहे थे। ऐसे में अचानक व्यावसायिक खेती की तरफ ना मुड़कर उन्होंने अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर प्रायोगिक तौर पर खेती की। उन्होंने मटर की सब्जी उगाई और उसे बाजार में बेचा। अच्छा मुनाफा मिला तो हौसला भी बढ़ा। फिर क्या था, सब्जियों की खेती का दौर चल पड़ा। साथ ही उन्होंने अपने अनुभव से भी सीख ली
और खेती के तौर तरीकों में बदलाव भी किया। बेलदार सब्जियों के लिए जाल लगाया, जिससे लताएं जाल के ऊपर आसानी से पहुंच सके, साथ ही फल भी अच्छे और स्वस्थ हो। मलूक सिंह की मेहनत के अच्छे परिणाम निकले। पैदावार दोगुनी हो गई, कीड़े और रोग से फसल सुरक्षित रही। साथ ही उन्होंने खेती को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ली, जिससे अपने व्यावसायिक खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके। हमने जो ब्लॉक होते थे, ब्लॉक वाइज होते थे पहले, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्लॉक बनाए थे, तो हम उन ब्लॉकों में गए। हमने उन लोगों को बताया जी हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, आप किसानों की उन्नति के लिए अच्छी योजना लाते हैं, अच्छे बीज दिलाते हैं, हमको भी दो। उन्होंने हमको अच्छी जानकारी भी दी खेती की और अच्छे बीज भी दिए। तो जब हमने अच्छे वो बीज बोए तो हमारा उत्पादन बढ़ा, हमारा हौसला बढ़ा। तो हमने फिर जो है अपनी और उन्नति करने के लिए और जानकारियाँ की। तो जानकारियों में हमें पता लगा अगर पूसा एक संस्थान है IRI, जो नई नई रिसर्च पैदा करती है, अच्छे उत्पादन देने के बीज पैदा करती है और अच्छी जानकारी देती है बीजों से अच्छे उत्पादन कैसे लिए जाएं। तो हम पूसा में जाने लगे। मलूक सिंह ने अपने अनुभव को दूसरे किसानों से भी साझा किया। उनकी प्रगति आसपास के किसानों के लिए प्रेरणादायी है। वो किसानों को खेती से जुड़ी जानकारियां देते हैं, जिससे उपज अच्छी हो सके। जैसे मटर की अच्छी उपज के लिए उसमें ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट खाद का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 टन गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद लें और बिखेर कर खेत की अच्छी तरह से जुताई कर खेत को तैयार करें। उसके बाद बीज की बुआई करें। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब उसमें जैविक खाद का अच्छी तरह से छिड़काव करें। दूसरा व तीसरा छिड़काव हर 10 से 15 दिन के अंतराल में करते रहें। इससे फसल अच्छी होगी और आर्थिक लाभ भी होगा। हमने अपनी ज़मीन में काफ़ी मटर लगाया और मटर लगाने के बाद दिल्ली वाले हमारी मटर को फटाफट ले जाते थे, तो फिर हमारे पास खूब अच्छे पैसे आने लगे। दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके रोजगार से जुड़ी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साप्ताहिकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। आप बात करेंगे अपने कार्यक्रम रास्ते और भी हैं की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके रोजगार से जुड़ी ढेरों बातें। साथ ही इस बार हमने आपको बताया कि ज्वेलरी बॉक्स बनाकर आप अपना रोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, औरतें अपने गहनों को संभाल कर रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनके गहने की चमक तो बनी रहे और सालों साल वो सुरक्षित भी रहे और साथ ही वो टूटे भी नहीं। आजकल लोग ज्वेलरी बॉक्सेस की अलग किस्मों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही इस काम में कोई भी आसानी से अपना रोज़गार स्थापित कर सकता है। तो आइए देखते हैं आपके रोज़गार से जुड़ी ये खबर और देखते हैं अपना कार्यक्रम रास्ते और भी हैं। गहने, चाहे मांग टीका हो या फिर पैर के बिछुए, ये सब एक औरत की खूबसूरती को निखारते हैं। गहने श्रृंगार रस का ही एक अहम हिस्सा हैं। बिना गहनों के स्त्री अधूरी सी प्रतीत होती है। गहने जितना आपकी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, उतना ही इन गहनों को संभाल कर रखना भी बेहद जरूरी होता है। हर चीज को संजोकर और संवार कर रखने का कोई ना कोई जरिया जरूर होता है। ठीक इसी तरह इन गहनों को संभाल कर रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स भी एक जरिया है। गहने स्त्री की खूबसूरती को निखारते हैं और ये ज्वेलरी बॉक्स गहनों की इस प्रतिभा को बरकरार रखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ज्वेलरी बॉक्स को अपने रोजगार का जरिया बनाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
गहनों को संभाल कर रखने के लिए इन ज्वेलरी बॉक्स का प्रचलन कोई नया नहीं है। जब से गहने साज सज्जा का आधार बने हैं, तभी से इन ज्वेलरी बॉक्स का भी जन्म हुआ है। ऐतिहासिक काल में आभूषणों को संजोकर रखने के लिए ताबूत के आकार का बॉक्स इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लकड़ी, सोने, चांदी और कई तरह की धातुओं से बने होते थे। वहीं उस काल में इन ज्वेलरी बॉक्सेस की कोई खासियत भी नहीं थी। साधारणतया लोग अपने आभूषणों को संभाल कर रखने के लिए चमड़े या फिर खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इतिहास में हाथी दांत के बने बॉक्स के भी साक्ष्य मिले हैं। ज्वेलरी बॉक्स एक तरह से ज्वेलरी को बहुत संभाल के रखने के काम आता है। और अगर ज्वेलरी बॉक्स में एक तो कन्वीनियंट होना चाहिए, बहुत लाइट होना चाहिए, और उसके अंदर जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर एक स्ट्रिप पे अगर जैसे कान के हैं तो उसके अंदर उसको जैसे संभाल के रखने के लिए पेच हो जाने चाहिए, और बाली है तो बाली रखने के लिए हुक हो जाने चाहिए। अगर चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियों की जगह चूड़ियों की तरह होनी चाहिए। आज गहनों की मांग जितनी जोर पकड़ रही है, ज्वेलरी बॉक्स का चलन भी उतने ही जोरों पर है। गहनों की वैल्यू आज के समय में ज्वेलरी बॉक्स से और भी बढ़ जाती है। दुकानदार अपने गहनों की कीमत इसके बॉक्स के आधार पर ही लगा लेते हैं, जितना आकर्षक एक आर्टिफिशियल गहना होता है। इसी तरह अब कई तरह के आकार में बाजारों में मिलते हैं। ज्वेलरी बॉक्स हर एक लेडी का एक नीड है। वी ऑल यूज़ ब्यूटीफुल ज्वेलरीज। मैं ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे उसको हर एक चीज़ के साथ मैच करना अच्छा लगता है। बट इफ़ एन एडेड वैल्यू इज़ बाय द पर्सन हु इज़ मेड इट। अगर आप इस कॉज के लिए ज्वेलरी बॉक्स लेते हैं विच इज़ हैंडमेड, विच इज़ गोइंग टू मेक योर ज्वेलरी इवन मोर ब्यूटीफुल, सो मैं चाहूँगी कि सभी लोग हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स लें। ज्वेलरी बॉक्स को बनाने का काम कोई नया काम नहीं है। इन बॉक्सेस को बड़ी आसानी से और कई तरीकों से बनाया जा सकता है, और साथ ही इस काम की शुरुआत बड़ी ही सरलता से की जा सकती है। ये कंपनी मेरे फादर ने 1976 में स्टार्ट करी थी, और अब हमें लगभग 40 साल हो गए हैं इस ट्रेड के अंदर। मेरे फादर इन्होंने स्टार्टिंग में अपना फैशन ज्वेलरी, ग्लास बीड्स और इन आइटमों के ऊपर काम करा, और इन्होंने यहाँ से अलग अलग एग्जीबिशंस होती हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट करा। वहाँ से हमारे को बहुत बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स मिले, और उस तरह से हमारा ट्रेड बढ़ता रहा, और आज हम एक एस्टैब्लिश कंपनी बन चुके हैं। ये ऐसा काम है जिसमें एक साथ कई सारे बॉक्सेस को तैयार किया जाता है। इससे समय की बचत होती है, और साथ ही कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है, और इसको बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता भी नहीं है। ज्वेलरी बॉक्स की अगर आप बात करें तो एक ज्वेलरी बॉक्स को बनाने में लगभग 4 से 6 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिसमें एक जना नहीं लगभग 4-6 कारीगर मिल के उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करते हैं। चाहें तो आप इसके अंदर 3 या 4 कार्यकर्ता इसमें मिल के काम करें तो इसको ज्वेलरी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक कमरे में बैठ के भी हो जाएगा। ज्वेलरी बॉक्स को बनाने की सारी सामग्री बड़ी ही आसानी से बाजार में उपलब्ध होती है। साथ ही ये कई वैरायटीज के भी होते हैं। इनको तैयार भी कई तरीकों से किया जा सकता है, और साथ ही इसमें जो कढ़ाई का काम होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते रहते हैं, जिससे कि बहुत से लोग बचपन से ही इस कला से जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग समय के साथ भी इस कला को सीख सकते हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन करके अपने लिए एक रोजगार तलाश सकते हैं। तो दोस्तों, आज की साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्ते।